तो देखो हम लोग अभी भी आईसीटी ही कर रहे हैं, ब्रॉडर टॉपिक, और उसमें आज हम लोग लाईफाई करेंगे। तो वाईफाई, चलो लाईफाई को समझना है तो पहले वाईफाई को समझते हैं। वाईफाई कैसे काम करता है स्टूडेंट? वाईफाई कौन से रेडिएशन से यूज़ होता है बताओ तो? रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। और जानते हो कि रेडियो वेव्स में पेनिट्रेशन पावर होता है, यानी कि दीवार को काटते हुए आ जाएगा सिग्नल। और सही बात है, इसलिए इंटरनेट यहाँ तक पहुँच रहा है, समझ रहे हो? दैट इज द केस ऑफ योर वाईफाई। बट वाईफाई में प्रॉब्लम है, समझे, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक यदि रेडियो वेव्स एक्सपोजर हो, अभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में तुमको ब्लड कैंसर भी हो सकता है, लुकेमिया भी हो सकता है, तुमको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में नहीं होता, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन लाईफाई है। लाईफाई मतलब क्या है कि लाइट, जैसे उसमें रेडियो वेव्स यूज़ किया जा रहा है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ पे लाइट यूज़ किया जाएगा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है स्टूडेंट, बहुत ही अर्ली स्टेज में है। इसका जो स्टार्टिंग है तुम्हारा 2016 में शुरू हुआ था, और जैसे बिटकॉइन भी देखो 2008-9 में हुआ था। तो सिमिलरली ये भी कहेंगे बहुत नेसेंट है, इस पर बहुत काम होना भी बाकी है। ठीक है, तो समझो लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है। लाईफाई, लाइट फाइडेलिटी इज़ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये भी वाईफाई की तरह ही वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तार वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बट इसमें हमें विजिबल लाइट चाहिए होगा रेडियो वेव्स की जगह, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत सारे होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट, दुनिया भर का जो स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, वही चाहिए होता है। ठीक है, और वही क्या करेगा? डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अब बट ये जो डेटा जो ट्रांसमिट होता है, ये कई गुना ज़्यादा टाइम्स तुम्हारा एज कम्पेयर टू वाईफाई होगा। वाईफाई के कंपेरिजन में जो डेटा ट्रांसफर होगा लाईफाई में, वो 100 टाइम्स ज़्यादा होगा स्टूडेंट, समझे? जैसे कल कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? कल क्या पढ़ रहे थे? हाँ 6G, ठीक है, मोदी जी बोले हैं 5G। डेटा ट्रांसमिट ज़्यादा हो रहा था ना, उसमें लेटेंसी रेट बहुत कम था। ठीक है, तो रिलायबिलिटी भी स्ट्रांग था उसका। तो इसमें क्या है तुम्हारा कि हम विजिबल लाइट को यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो वेव्स अभी तुम्हारा वाईफाई में यूज़ होता है। और इसके द्वारा क्या होगा कि डेटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा, टेराबिट पर सेकेंड स्पीड से। इसका मतलब 100 टाइम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वाईफाई सिस्टम। अब ये देखो, लाईफाई ऑफर्स ए ग्रेट प्रॉमिस, यानी कि ये कहने का मतलब ये ग्रेट पोटेंशियल रखता है। जो भी वाईफाई की वजह से दिक्कत हो रहा है वो लाईफाई उसी को कंप्लीट कर देगा। हाँ, बट इसका भी अपना लिमिटेशन है। अब इसका लिमिटेशन क्या है? देखो, वाईफाई तो रेडियो वेव से तो वो तो पेनिट्रेट करके आ जाएगा, लाइट तो ऐसा नहीं है, ओपैक मिलेगा तो पास ही नहीं होगा। इसकी उसका जो रेंज होगा ना बहुत छोटा होगा। बट उसमें फ़ायदा क्या है कि लाईफाई का फ़ायदा क्या है कि उसमें डेटा बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है एक साथ डेटा लाईफाई में। वाईफाई में क्या है तुम्हारा, एक साथ बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर उसका रेंज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, बट ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। देखो, लाईफाई ऑफर्स ए ग्रेट प्रॉमिस टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग लिमिटेशन ऑफ वाईफाई बाय प्रोवाइडिंग फॉर द डेटा हैवी कम्युनिकेशन इन शॉर्ट रेंजेस। देख लो ना, शॉर्ट रेंजेस पे जहाँ तक ये पहुँच पाएगा वहाँ तक तो बहुत तेज़ी से डेटा को ये कम्युनिकेट कर पाएगा, यानी कि बहुत डेटा को ये ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे मान लो कि पहले 10 डेटा जा रहा था तो ये तुम्हारा 1000 डेटा भी जा सकता है, बट इसका रेंज बहुत छोटा रेंज है। क्यों? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मिला खत्म, समझ गए ना? तो लाईफाई क्या है, एक तरह से सोल्यूशन है वायरलेस पोल्यूशन का। अब वायरलेस पोल्यूशन क्या होता है? वायरलेस पोल्यूशन का मतलब है, देखो, वायरलेस पोल्यूशन इज जस्ट लाइक जो वाईफाई यूज़ करते हैं। वाईफाई में हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं ना, रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं तो हेल्थ पे कंसर्न होगा लॉन्ग टर्म में, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्योंकि लाइट से कभी भी नुकसान किसी का नहीं होता, ह्यूमन बींग का तो कभी भी लाइट से नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जो सन से जो लाइट आता है ना, ये जो लाइट है वो तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो लाइट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता हमें। देखो, वी कैन यूज़ LED बल्ब्स विच कंज्यूम लेस पावर फॉर द ट्रांसमिटिंग डेटा। सही बात है ना? अब लाईफाई को हमें साकार करना है तो हम LED बल्ब का ही यूज़ कर सकते हैं। LED बल्ब पे लाइट आ रहा है ना, लाइट नहीं है तो उसको निकाल सकते हो, उसी को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जानते हो कि CFL बल्ब के कंपेरिजन में LED लाइट बेटर है। लाइट है जी, लाइट का यूज़ करें, बल्ब सबसे बेस्ट हो सकता है। अब बल्ब एक तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट ऑफ डेटा हो जाएगा, हॉट स्पॉट ऑफ डेटा हो जाएगा। बल्ब से तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वी कैन यूज़ LED बल्ब्स, ठीक है, जो कि पावर भी लेस कंज्यूम करेगा, ठीक है, फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। टू मेक LED लैम्प्स एज अ हॉट स्पॉट ऑफ डेटा। अब देखो, यदि तुमको LED को काम करवाना है
डेटा को, ताकि डेटा वहाँ से ट्रांसफ़र हो सके, तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल जो डेटा सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिकल डेटा सिग्नल होता है, उसको कन्वर्ट करना होगा तुमको फोटोन्स में, लाइट में, तभी वो ले पाएगा अपने अंदर। और फिर वहाँ से जो रिसीव हो रहा है, तो जो भी डिटेक्टर में रिसीव होगा तो उसके पास भी वही क्षमता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। एनर्जी बार बार कन्वर्ट करना होगा तभी हो सकता है। समझ में आ रहा है तुम लोग? देखो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ये तो देखो, ये यहाँ पे ध्यान दो, मेरा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन मेरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही है, दोनों ही डिवाइस है। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि जो एलईडी लाइट लगा हुआ है वहाँ से मैं यूज़ करूँ, इंटरनेट यूज़ करूँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहले इलेक्ट्रिकल जो डेटा वहाँ जाना चाहता है, वो इलेक्ट्रिकल डेटा को पहले आपको ऑप्टिकल डेटा में कन्वर्ट करना होगा, तभी वो रख सकता है अपने पास। और वहाँ से जब हम यहाँ इसे रिसीव करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी ऐसा सेंसर होना चाहिए जो ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हम रीड कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपको दोनों जगह पे ट्रांसड्यूसर और सेंसर की आवश्यकता है जो सेंस करके कन्वर्ट कर सके। समझ में आया ना स्टूडेंट? देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, देखो, वी कैन यूज LED bulbs which consume less power for the transmitting data. To make LED lamps as a hot spot of data, electrical data signals should be converted into photons. पहले आपको लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोर्स में ही, स्टार्टिंग में ही। एंड एट द रिसीवर डिवाइस, जो कि आपका रिसीवर डिवाइस है, ये रिसीवर डिवाइस एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर, यहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर होना चाहिए ताकि वो डिटेक्ट कर ले और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारा अप्लायंस में वो सुटेबल रहे। समझ गए ना? एंड एट द रिसीवर डिवाइस an optical detector is needed which converts light back into the electricity, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर दे। बुझने आ गया तुम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे, तो वायरलेस पोल्यूशन है क्या? वायरलेस पोल्यूशन को हम इलेक्ट्रो पोल्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो रेडियो वेव्स है वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए यदि एक्सपोज रहे तो बहुत डैमेज हो सकता है। जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर, जो लेकुमिया हो सकता है। लेकुमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर्स, ये भी हो सकता है, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ऑर्गन फेल भी हो सकता है लंबा। इसलिए बोलते हैं ना 5G से कंसर्न रहता है कि 5G इंस्टॉल हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा, बहुत डेटा कंजक्शन है, ये वो तो उठा था बात, मगर अभी अंडर प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, देखेंगे होगा भी तो बताएगा नहीं सरकार बताएगा तो सरकार का फिर नुकसान है। अब देखो टेक्नोलॉजी से घिरे रहोगे तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। लाईफाई देखो, अब देखो लाईफाई चूंकि जानते हो कि अभी अर्ली स्टेज में है, तो कितना रिलायबल होगा, कितना स्केलेबल होगा, स्केल मतलब कितना बढ़ सकता है, इकोनॉमिक स्केल कितना होगा वो अभी तो पता नहीं है, और कितना एफोर्डेबिलिटी होगा वो अभी पता नहीं है, अभी अर्ली स्टेज में। अभी तो एफर्ट बहुत महंगा होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेज में रहता है तो बहुत महंगा होता है। मैं इतना तो गारंटी है कि हाई डेटा रेट्स तो है, क्योंकि अभी जस्ट बोला है कि 100 टाइम्स बेटर है तुम्हारा वाईफाई से। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए 3H होना बहुत ज़रूरी है। एक हाई डेटा रेट जो कि इसमें है, लाईफाई में है, हाई रिलायबिलिटी, अब वो तो फ्यूचर बताएगा कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है। अब मान लो कि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो काहे ट्रस्टवर्दी है फिर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, ये पेनिट्रेशन नहीं कर सकता। आप जैसे एग्जांपल देखो कि ये LED यहाँ पे लगा हुआ है, LED बल्ब लगा हुआ है ना, यहाँ से मुझे चाहिए, मैं बीच में कोई लंबा आदमी बैठ जाए तो हो गया, लाइट खत्म, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया फिर। तो ये स्पेस खाली होना चाहिए। तो ये कितना रिलायबल होगा नहीं होगा वो फ्यूचर बताएगा। हो सकता है कोई अलग हमारे पास मेथड आ जाए और रिलायबल बनाने के लिए। और एफोर्डेबिलिटी, हाई एफोर्डेबिलिटी होना चाहिए कि आराम से उसको खरीदा जा सके। तो अभी तो नेशनल स्टेज में है, ये बोलना मुश्किल है कि एफोर्डेबिलिटी होगा कि नहीं होगा। तो देखो लाईफाई इज करेंटली बीइंग टेस्टेड फॉर इंडोर यूसेज, अभी इंडोर यूसेज के लिए ही काम हो रहा है क्योंकि अर्ली स्टेज में अंदर का ही, ठीक है। हाँ, मैं जानते हो कि यदि जिस दिन ये बहुत अच्छे से उठ गया ये टेक्नोलॉजी, तो आउटडोर में भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ हो सकता है, स्पेशली तुम्हारा ट्रैफिक लाइट और स्ट्रीट लाइट सबके लिए। अब देखो गजब बात है ना, तुम चल रहे हो और स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट से ही तुम वाईफाई यूज़ कर रहे हो, मतलब वो डेटा यूज़ कर रहे हो, और तुम ऐसे स्ट्रीट लाइट है ऐसे कर रहे हो, ये भी दूर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा देखो तुम्हारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो और स्मार्ट हो जाएगा। जैसे गाड़ी में बैठे हुए हो, चलो यहाँ पे देखो गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, और जानते हो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रहता है वहाँ पे ग्रीन सिग्नल है ना, रेड सिग्नल जो भी है, अब वो भी तुम्हारा लाइट ही पास करता है। और यहाँ पे भी तुम्हारा हेडलाइट है, बैकलाइट भी है। तो तुम्हारे यदि हेडलाइट और तुम्हारा हेडलाइट या बैकलाइट, और भी बहुत सारा गाड़ी का हेडलाइट बैकलाइट होगा, व्हीकल का भी अपना हेडलाइट बैकलाइट होता है, सही बात है ना। और वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी तुम्हारा रहेगा, वहाँ पे लाइट रहेगा। यदि वो लाइट और तुम्हारा लाइट कम्युनिकेट कर ले एक दूसरे से,
तो तुम गाड़ी भी चलाना चाहोगे तो फिर भी बंद हो जाएगा, नो अभी नहीं चलाना क्योंकि अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आया है, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो सिग्नल देगा नो बाबू नहीं अभी नहीं करना, वो स्टार्ट ही नहीं होगा तुम्हारा। इस लेवल पे डिसिप्लिन आ सकता है। दूसरी बात है कि गाड़ी एक चल रहा है, लेट से एक गाड़ी ऐसे चल रहा है तो उसके पीछे भी बैक लाइट लगा हुआ है, तो बैक लाइट मतलब डेटा, और इधर तुम्हारा चल रहा है इसका फ्रंट लाइट, वो भी डेटा। ये ट्रांसमिट करेगा, बोलेगा दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, वो अपना डाइवर्ट कर लेगा और वहाँ पर सिग्नल आ जाएगा, ड्राइवर दूर चला जाएगा। तो मतलब सुनो बच्चे लोग, ये इस लेवल पे जा सकता है, कहने का मतलब ये है। समझ रहे हो? ऐसे भी तो हमने बात की है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बात तो किया ही है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो जा रहा है। यही तो तुम्हारा 4G रेवोल्यूशन है। 4G रेवोल्यूशन में ही जी रहे हैं ना हम लोग अभी, 4th जनरेशन रेवोल्यूशन। वो 4G टेक्नोलॉजी का बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं बुझा? देखो आगे देखो, ये सब चीज़ लिखा गया है स्टूडेंट, ऐसे फालतू में नहीं बोले। देखो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, वो कहाँ कहाँ पोटेंशियल यूज है, इसका कहाँ कहाँ हो सकता है आने वाले भविष्य में। देखो ट्रैफिक लाइट्स कैन बी कम्युनिकेट विद द व्हीकल्स। देखो ट्रैफिक लाइट कम्युनिकेट कर सकता है ना व्हीकल्स से, एंड व्हीकल कम्युनिकेट कर सकता है तुम्हारा दूसरे हेडलाइट्स के, व्हीकल के दूसरे हेडलाइट्स से। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट भी बचेगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना, यानी कि देखो वही हेडलाइट या फिर टेल लैम्प से, यानी कि पीछे वाला लाइट से, और इससे एक्सीडेंट बचेगा, एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा। तो इस ट्रैफिक लाइट एंड स्ट्रीट लाइट कैन बी कन्वर्ट इनटू वायरलेस हॉटस्पॉट, और जितने भी ट्रैफिक लाइट हो स्ट्रीट लाइट हो उसको वायरलेस के तुम्हारा हॉटस्पॉट की तरह काम देगा और कनेक्टेड रहेगा तुम्हारा जितने भी लाइट सिस्टम है, तो बढ़िया से कंट्रोल हो सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट अपने आप हो सकता है। एक्सीडेंट इतना जो कह रहे हैं कि हम लोग 1.5 लाख एक्सीडेंट होता है पर ईयर, वो घट सकता है उसका संख्या। दूसरा देखो विजिबल लाइट बीइंग सेफर, सही बात है ना, विजिबल लाइट सबसे सेफर लाइट होता है। जैसे देखते हो हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप में, बोलता है मोबाइल मत यूज़ करो, क्यों, रेडियो वेव से, वो रेडियो वेव से कोई नेगेटिव हो सकता है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखो एरोप्लेन में रहे तो काहे पीछे तुम्हारा मोबाइल फोन में एरोप्लेन मोड लिखा रहता है, हाँ क्योंकि ऑफ करना पड़ेगा आपको रेडियो वेव से आपका मोबाइल में। तो ये सब चीज़ इधर प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि वाईफाई यूज़ करते हो तो तुम्हारा पेट्रोल पंप में जाकर तुमको बंद करने की जरूरत नहीं है। देखो वाईफाई कैन बी यूज इन प्लेसेस वेयर रेडियो वेव्स कैन नॉट बी यूज, जहाँ रेडियो वेव्स यूज़ नहीं कर सकते वहाँ हम वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई पेट्रोकेमिकल, यानी कि पेट्रोकेमिकल मतलब वही तुम्हारा पेट्रोल पंप से रिलेटेड तुम्हारा जो भी है, न्यूक्लियर प्लांट में कर सकते हो, हॉस्पिटल में देखते हो, हॉस्पिटल तो बहुत MRI जब स्कैन होता है स्टूडेंट तो कितना खतरनाक है, एक एक चीज़ निकाल दिया जाता है बॉडी का, नहीं तो खत्म हो जाएगा फिर। ऑल्सो इन एयरक्राफ्ट देखो हवाई जहाज सब में मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज मेड थ्रू, वो रेडियो वेव से होता है, इसलिए सेम मीडिया को यूज़ करने का, इसलिए तुम्हारा जो भी तुम्हारा रहता है मोबाइल फ़ोन सब रहता है उसको बोलता है एरोप्लेन मोड में रखने के लिए, क्योंकि वो रेडियो वेव से पहले ही है, तुम फिर रेडियो वेव करोगे तो फिर क्लैश कर जाएगा, वो हो सकता है उसका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। तो देखो इसलिए लिखा गया वेयर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज मेड थ्रू रेडियो वेव्स एयरक्राफ्ट में देर आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन पैसेंजर कम्युनिकेशन यूजिंग द सेम मीडिया, यानी कि रेडियो वेव्स वाला ही मीडिया है आपका मोबाइल फ़ोन, तो आपको बोलेगा यूज़ मत करो क्योंकि डेटा क्लैश कर सकता है, समझे। और ये चीज़ यदि हम वाईफाई यूज़ करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मज़े में यूज़ कर रहे हैं वाईफाई से। अंडर वाटर देखो, अंडर वाटर भी यूसेज है इसका। वाईफाई कैन बी इजीली वर्क अंडर वाटर, जहाँ वाईफाई फेल कर जाता है वहाँ पे वाईफाई यूज़ कर सकते हो, और इसका क्या होगा कि फ्यूचर में मिलिट्री और नेविगेशनल ऑपरेशंस में और ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो देगा तुमको ये कहीं ना कहीं, इंटरनल सिक्योरिटी को भी मजबूती दे सकता है वाईफाई। बट अभी सब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है, सब शुरू में जितना भी बायोटेक्नोलॉजी देखो स्टूडेंट, देखो ये सब तो वरदान है ना इंसान के लिए कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया है लोग, और सब टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ, इट इज़ नॉट ओनली अवर फोन, इट इज़ अ डेटा ट्रांसफर ना। हाँ हाँ, हम तो सुने कि कुछ नहीं रखता है हाथ में, कुछ नहीं होता है, फ़ोन कुछ नहीं होता है, तो उसका अपना वो होगा ना, वो ऊपर ऑफिस में रखा होगा कुछ, मैं मोबाइल फ़ोन सब नहीं रखता है, कुछ नहीं, वो सब कुछ गैजेट नहीं रहता है। हाँ वो रखता होगा, ऑफिस में रखता होगा, ऊपर होगा, हवाई जहाज में अलग ऑफिस बनाया जाएगा ना। देखो किसी तरह से एक कम्युनिकेशन तो रखेगा, मगर इतना है कि इंडिविजुअल मोबाइल फ़ोन वाला प्रबंध नहीं रहता है वहाँ पे, वैराज आर्मी रख सकता है, आर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ तक मरीन का जो बात है, क्योंकि मैं इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि 1-1.5 साल पहले क्या हुआ था कि एक मरीन कमांडर IAS का एग्ज़ाम दिया था और सेलेक्ट भी हुआ था,
तो उसका इंटरव्यू यूट्यूब में बहुत वायरल हुआ था। तो मरीन का ही ऑफिसर था वो, ठीक है। तो उसने बोला था, अपना पूरा कहानी बताया था। उसका उस समय उसका 1.5 लाख या 2 लाख का सैलरी था, वो छोड़ के वो IAS बना है। तो ऑन डैट उसके एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ। मैं तो मरीन ऑफिसर तो मैं दिखता भी नहीं हूँ, ना बनूंगा मैं कभी, ठीक है। ये देखो चैलेंजेस क्या है लाइफ है टेक्नोलॉजी का। चैलेंजेस देखो, चैलेंजेस तो है, अभी जस्ट बात कर रहे हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो फिर तो बेकार हो गया। कोई भी बीच में बैरियर आ गया है ना, पेनिट्रेट नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो, एज विजुअल लाइट कैनट पास थ्रू द ओपेक्स ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट को पास ही नहीं कर सकता है। और यदि आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि बीच में ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ से लाइट आ रहा है तो मेरे तरफ हो, बीच में कोई आदमी ना आ जाए, कोई बैरियर ना हो, लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो इसलिए लाईफाई का जो रेंज होता है बहुत ही लिमिटेड होता है स्टूडेंट। और एट द सेम टाइम ये भी होता है कि इंटरफेरेंस हो सकता है दूसरा लाइट सोर्सेज से। अब जैसे ये लाइट है, ये लाइट ही केवल यहाँ पे नहीं है ना, वो भी लाइट तो थोड़ा इधर आ रहा है, वो भी लाइट तो थोड़ा इधर आ रहा है, तो इंटरफेरेंस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। कुछ सनलाइट का भी अपना रहेगा, कुछ तुम्हारा बल्ब्स का रहेगा, कुछ तुम्हारा दूसरे जगह का रहेगा, तो इंटरप्शन होने का चांस हो सकता है, कम्युनिकेशन इससे डिसरप्ट हो जाए। और अभी इंस्टॉलेशन का बात ही मत करो, अभी अर्ली स्टेज में तो इंस्टॉलेशन बहुत महंगा होगा। लगता है ना, एक टाइम था कि वाईफाई को इंस्टॉल करने के लिए बहुत 5-6 हज़ार रुपये लगता था घर में, अभी देखो 500 में ही कर देगा, या वो भी नहीं लेगा, समय की बात है ना। हाँ ऐसा है। आगे देखो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या है, अभी जिस युग में जी रहे हैं बाबू, ये क्या है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो समझो, देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ खास हम टेक्नोलॉजी में काम नहीं किए हैं, हमने वैल्यू एडिशंस किया है, उस चीज़ को यूज़ किया है। यानी कि जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको वैल्यू एडेड किया है 4D में, समझ गए ना, कि 4D जितना हुआ, जैसे इंटरनेट ही था 4D, यानी कि तुम्हारा जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें केवल इंटरनेट सब आया। अब देखो ना, इंटरनेट को यूज़ आप केवल मोबाइल फ़ोन तक ही नहीं रहा, IoT में करवा दिए। तो जो भी चीज़ 3D है, लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसका एप्लीकेशन बढ़ा के हम 4D किए। 4D में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी का, हाँ, तो वो उसको बढ़ा दिया उसका दायरा। अब जो भी था हम ड्राइवरलेस कार बना दिए, कोई नया चीज़ नहीं किए, उसी का एक्सटेंशन किए हैं। देखो अभी पहले समझते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब फोर्थ मेजर इंडस्ट्रियल एरा है। पहला तो जानते हो 18th सेंचुरी में हुआ था, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी 1750 के बाद, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे ब्रेक थ्रू आए हैं, है ना। रोबोटिक्स है, अभी देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। इसमें बोल दिया गया क्वांटम कंप्यूटिंग, बताए थे ना तुम लोग को, क्यूबिट्स 2011 क्वेश्चन, क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटिंग। चाइना सैटेलाइट छोड़ा था ना अपना क्वांटम कंप्यूटिंग का, पता है तुम लोग को क्या होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में? प्रिंसिपल ऑफ इंटेंजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। इसका आधार ये है कि पहले क्या था स्टार्टिंग में कि 0 और 1 ही स्टेट हो सकता है। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है कि 0 1 नहीं, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है, ये डेट इज कॉल्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम फिजिक्स तो और अंदर जाएगा ना। जो क्लासिकल फिजिक्स था स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल था। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, SPDF, क्वांटम घुसो उसके अंदर, और वो हाईली कॉम्प्लेक्स है। क्वांटम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्वांटम फिजिक्स पे। तो वही क्वांटम फिजिक्स को ही यूज़ करके इस तरह का बनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी देखो, बायोटेक्नोलॉजी देखो कितना पढ़े हम लोग, जीन थेरेपी पढ़े, CRISPR पढ़े, है ना, रिकम्बिनेंट DNA पढ़े, ये सब हो रहा है। IoT देखो, IoT में देखो जो चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता था उसको भी कनेक्ट करवा रहे हैं IoT, ठीक है, ताकि स्मार्ट बन जाए हमारा गैजेट्स, यही था जी, इंटेलिजेंट बन जाए। 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी देखो, 5G आ रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D पेंटिंग से लेयर वाइज करके सेम बना दोगे। और ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी कि ड्राइवरलेस कार, सब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का। एंड दिस टेक्नोलॉजी आर डिसरप्टिंग का मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमर्जिंग है, हर फील्ड में ही हमको देखने को मिलेगा। एंड ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ दिस चेंजेस स्टार्टेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। और कहीं ना कहीं ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन बीइंग का हर एक सेक्टर में इसका असर है, चाहे वो गवर्नेंस हो। देखो गवर्नेंस से ई-गवर्नेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बोले कि अब हम कोड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बनाने वाले हैं, है ना। जहाँ तक बात है कि यदि कोई CEO है
CEO मान लो कि MNC का है तो वो भी डेटा को यूज़ करके बेस्ट अपना पॉलिसी अपनाने की कोशिश करेगा। तो देख रहे हो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे प्रोडक्शन हो, मैनेजमेंट हो, डिसीजन लेने का बात हो, गवर्नेंस हो, जुडिशरी का बात हो, हर जगह ही तुम्हारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो भी एग्जाम्पल्स है वो सब जगह ही बैठता है, फिट बैठता है, और उसके साथ हम लोग जी रहे हैं। अभी देखो ना, अभी एग्जाम्पल देखो ना, ये सेम चीज़ अभी भी हो ही रहा है जो पढ़ा रहे हैं। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। समझ गए? तो यहाँ पे समझो नंबर 1 फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या रहा है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस फ्रॉम द 18th to 19th सेंचुरी। जानते हो नेपोलियन का कितना बड़ा रोल है इसमें, है ना? जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के बैठे हो तो उनको पता होगा। यूके से आया, यूके से बेल्जियम कौन लाया? नेपोलियन ही लाया है ये तुम्हारा। तो सेकंड हाफ जो 18th सेंचुरी का था उसके बाद 19th सेंचुरी तक गया है पूरा। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही है जिसके हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था कि प्री लेवल क्या होना चाहिए, बाद का लेवल, यही 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में आना शुरू हो गया। देखो अब ये सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले क्या था, ये पीरियड था जहाँ पे एग्रीगेरियन लोग थे, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट वाले लोग थे ज़्यादातर, है ना, रूरल सोसाइटी में लोग थे। बट ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये इंडस्ट्रियल बने और थोड़ा अर्बन बने। इंडस्ट्रियल और अर्बन माने का मतलब क्या है, थोड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, बेटर होगा। तो इससे क्या हो गया, आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजबूत हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे वाटर व्हील सिस्टम डेवलप्ड हुआ, स्टीम इंजन आ गया। देखो स्टीम इंजन ने पूरा बदल दिया ना, गाड़ी भी स्टीम इंजन से चलता था तुम्हारा, ट्रेन क्या क्या चीज़ से चलता था, स्टीम इंजन से चलता था तुम्हारा, स्टीम इंजन जो इंजीनियर ने बनाया था उस समय। और उसके बाद देखो तो पूरा, इसलिए कहते हैं कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो इज नथिंग बट इज स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को सरे जाता पूरा चेंज कर दिया। और सेकेंड रेवोल्यूशन देख लो जो कि 1870 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक हुआ था, 1914 तक। समझ गए ना, ये भी 50 साल का ही यात्रा। इसमें देखो नए चीज़ एक्सपांड हुए हैं, जो भी पहले प्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो पहले वाला था, यानी कि पहले वाला जो आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बढ़ा है तेज़ी से। और यहाँ पे पहली बार माइकल फैराडे के दुआ की वजह से इलेक्ट्रिक पावर यूज़ किया गया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी आएगा, स्टीम इंजन पीछे। देखता है ना अभी ट्रेन में कोयला वाला ट्रेन खत्म ना हो गया, अब कोयला डाल के जो ट्रेन चलता था खत्म ना हो गया। देखता है बरौनी में कितना बढ़िया से रुकता है ट्रेन का, वो लगाता है तब जाता है, चलता है अच्छे से। तो इलेक्ट्रिसिटी ने वो सब कुछ चीज़ को रिप्लेस कर दिया। एंड इलेक्ट्रिसिटी आप देखो चेंज हो रहा है, पहले कंपेरिजन में पूरा चीज़ चेंज हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक पावर टू क्रिएट मास प्रोडक्शन, मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। यहाँ पे देखो टेलीफोन आना शुरू हो गया, लाइट बल्ब, फोनोग्राफ। क्या होता है फोनोग्राफ मतलब, ग्रामफोन जो है ना ऐसे बजता था, जो गाना वाना बजता था ऐसे वाला, मूवी में देखा होगा, ऐसे लगा के सुन रहा बढ़िया से एकदम कवाली सब। अभी तो थोड़ी था तुम्हारा यूट्यूब पर लगा दो कवाली, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से पहले एक कैसेट आया था, ठीक है, वो तो बीच का स्टेज है। पहले वो ऐसे इतना बड़ा प्लेट रखते थे और ऐसे बजता था। अरे भूत का कहानी वानी में दिखाता है ऐसे करके, है ना। 1920 का एक मूवी है ना, उसमें दिखा देगा। हंगामा मूवी देखे हो तुम लोग? हाँ उसमें भी है है ना, उसमें परेश रावल मस्ती में रहता है वो सुन के। देखो इंटरनल कंबशन, देखो आईसीजी बनना शुरू हुआ। इंटरनल कंबशन इंजन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है बताओ, अभी भी चलता है ये। देखो बताओ इंटरनल कंबशन इंजन पूरा क्रेडिट इंजीनियर को जाता है, पता है आईसीजी, क्योंकि बहुत प्रयास किया, बना ही नहीं। ये पूरा बहुत ही इनोवेटिव काम है आईसीजी इंजन बनाना। इसका थोड़ा तुम लोग डॉक्यूमेंट्री कभी देखना तो टाइम मिलता है तो, बहुत ही क्यूरियस केस है ये तुम्हारा इंटरनल कंबशन इंजन का, अभी भी देखो यूज़ होता है। थर्ड, क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल जो है ना बिना आईसी इंजन का यूज ही नहीं हो सकता है। तो कैसे उसके एनर्जी को यूज़ करें, इसके लिए ही तुम्हारा ये बनाया गया था, समझा, और बेहतरीन यूज़ होता है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो इसी को बोलते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आना। अब एनालॉग मैकेनिकल, जितने ही पहले एनालॉग थे। एनालॉग मतलब क्या होता है बाबू, एनालॉग और डिजिटल मतलब, एनालॉग सिग्नल मतलब, जो भी एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है बताओ, नहीं बताया तुम लोग को। डिजिटल मतलब 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0। एनालॉग मतलब कोई भी चीज़ लिखा हो, सिंपल, जैसे ये साइनसोइडल होगा, दैट इज एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दैट इज डिजिटल सिग्नल। तो अब देखो जितने ही पहले का जो एनालॉग सिग्नल था या मैकेनिकल डिवाइस, सबको अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक्सटेंशन है स्टूडेंट। देख रहे हो यहाँ से, देखो ये स्टार्ट हुआ 1980s से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या आएगा, पर्सनल कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया तुम्हारा, है ना, आईसीटी आ गया। आईसीटी बताए थे ना, आईसीटी का मतलब क्या होता है, आईसीटी मतलब क्या होता है बताओ। हाँ क्या है वो, तो कोई भी डिवाइस है जो कि तुम्हारा डेटा को प्रोसेस करे,
चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, जो भी हो, पर्सनल डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो सकता है। डेट कॉल्ड ICT। अरे फर्स्ट चैप्टर में ही तो ICT बताए हैं डेफिनेशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है फिर? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो भी हमने डिजिटल रेवोल्यूशन बनाया है, यानी कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाया, उसके ऊपर हमने काम किया है। हम कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है। देखो आमतौर पे कन्फ्यूजन होता है, फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है, बनाया गया है। सेकंड कंपेरिजन में थर्ड में फिर टेक्नोलॉजी ऐड हुए हैं, वो फोर्थ में ऐड नहीं हुआ है। वैल्यू एडिशन, उसी चीज़ को एक्सटेंड किए हैं हम। दैट्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्ड्स ऑन द डिजिटल रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटिंग न्यू वेज इन विच टेक्नोलॉजी बिकम्स एम्बेडेड विद इन सोसाइटी एंड इवन द ह्यूमन बॉडी। अब पहले क्या था कि सोसाइटी में उतना टेक्नोलॉजी जुड़ा नहीं था, उसको हमने जोड़ दिया, समझे? ह्यूमन बॉडी के साथ टेक्नोलॉजी जोड़ दिया। देखो ना, कुछ भी सर्जरी होता है तो इलेक्ट्रिकल चीज़ होता है। देखो हाथ टूटा हुआ है तो वो बना लो, प्रोस्थेटिक आर्म बना लो, रख लो। पैर टूटा हुआ है तो वो वाला लगा लो। रोबोट बनाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं। तो ये तो ह्यूमन एक्सटेंशन है ना टेक्नोलॉजी का। तो वही आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन है। दैट इज कॉल्ड योर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिगेस्ट इम्पैक्ट क्या है देखो इसका, कि इससे अब अभी चल ही रहा है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, इनइक्वलिटी जो वर्ल्ड का है वो घटेगा। कैसे इनइक्वलिटी घटेगा? क्योंकि इससे नए रोजगार क्रिएट होंगे, अच्छे अच्छे जॉब आएंगे। तो गरीब आदमी जो है वो भी स्किल्ड बनेगा और बेटर वो जॉब क्रिएट कर पाएगा, जॉब ले पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये इनइक्वलिटी घटाने का भी बात होगा इस पर, ठीक है, और इनकम लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, वही चीज़ सेम चीज़ लिखा गया वहाँ पे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे फंडामेंटली तुम्हारा बाकी 3 जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे अलग कैसे है। देखो जितने भी प्रीवियस 3 हुए हैं सब में देखो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, तब जाके फर्स्ट से सेकंड हुआ, सेकंड से थर्ड हुआ है, थर्ड से तुम्हारा सेकंड से थर्ड हुआ है। मगर जो फोर्थ हुआ है, फोर्थ ऐसा नहीं है। अंडरलाइनिंग बेसिस फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइज इन द एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी में हुआ है, टेक्नोलॉजी में उतना नहीं हुआ है। क्यों? पहले मोबाइल फ़ोन के पास ही इंटरनेट हुआ करता था, अभी मोबाइल फ़ोन नहीं है। दूसरी जगह भी IoT के मामले में क्या है कि एक चेयर के पास भी इंटरनेट हो सकता है। तो वो वही चीज़ को हम बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? तो टेक्नोलॉजी नहीं हुआ है, हमारा जो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन है उसका दायरा बढ़ा है। बात समझे? कोई मेजर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, हल्का फुल्का तो आएगा ही, मगर कोई मेजर टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया जो कि तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन कंपेयर में सेकंड में आ रहा था, सेकंड कंपेयर में थर्ड में आ रहा था, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। दिस टेक्नोलॉजी हैव ग्रेट पोटेंशियल। देखो इतना ग्रेट पोटेंशियल है कि करोड़ों लोगों को एक नेटवर्क में जोड़ सकता है। देखो ना, फेसबुक, इंटरनेट तो पहले भी था, फेसबुक तो बाद में आया, उसी का एक्सपांड है कि नहीं है? इंटरनेट तो पहले भी था, ट्विटर अभी आया, तो फिर लाखों करोड़ों आदमी को जोड़ सकता है, उसका बिजनेस को बेटर कर सकता है। देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, IoT को यूज़ करके हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, स्मार्ट हम डिवाइस बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ा दिया है, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ा दिया है, और बेटर तरीके से हम क्या करें, नेचुरल इन्वायरमेंट को भी और बेटर तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ में हर जगह ही इसका असर है, और ये और कुछ नहीं, जितने भी डिजिटल रेवोल्यूशन था उसी को एक्सपांड करके हम और बेटर बनाए हैं, रेदर देन कि कोई टेक्नोलॉजी नया हम ईजाद किए हों। ठीक है, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस खत्म।